जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3507 से 3509। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। उसके शरीर में एक अतुलनीय भयानक ऊर्जा कहर बरपा रही थी। ये बिल्कुल जंगल में तबाही मचाते सरपट दौड़ते जानवर की तरह था। ये रुक ही नहीं सका। ये जीवेन की ताकत के बावजूद भी उसके पास इसे नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह शक्ति बहुत भयानक थी। यह इतना विशाल था कि इसकी कल्पना करना कठिन था। ये जीवेन के पास ऐसी भयानक शक्ति कभी नहीं थी। ये तावीज दाओ युग के तावीज पूर्वज द्वारा परिष्कृत पैतृक प्रतीक था। इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से महान थी। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक हमेशा तावीज दाओ युग का संरक्षक रहा है। ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक ने तावीज दाओ युग को कई बार खतरे से बचाया था। यहाँ तक कि स्वर्ग तावीज अमर भी सर्वोच्च पैतृक प्रतीक पर भरोसा करके बच गया था। हालांकि ये जीवेन को शुरू से ही सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की शक्ति के लिए बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक में इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। यदि यह कोई अन्य दिव्य गुरु होता, भले ही वह कांस्य भगवान होता, तो उसका शरीर फट जाता। केवल उसके जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास भयानक भौतिक साधना आधार था और गेंग मेटल पैतृक क्यूई का समर्थन था, इस हिंसक शक्ति को मुश्किल से नियंत्रित कर सकता था। फिर भी ये जीवेन को पता था कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती। यदि वह अधिक समय तक इसी अवस्था में रहा तो उसके शरीर के अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ तक कि हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी ऐसी भयानक चोट लगी थी जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकी। वह अपनी ताकत का केवल एक हिस्सा ही पुनः प्राप्त कर सकी। दरअसल मूल कारण इस व्यक्ति की स्थिति थी। थोड़े ही समय में उस व्यक्ति की स्थिति ने वास्तव में उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि कर दी थी। वह स्वर्ग को विभाजित करने वाली राक्षसी कुल्हाड़ी से भी बच सकती थी। हालांकि क्योंकि दानव दाओ युग के बहुत सारे विशेषज्ञ तावीज दाओ युग को घेरे हुए थे, वह उन सभी को नहीं मार सकी। देरी बहुत लंबी थी और स्थायी चोटें आई। यहाँ तक कि जब वह ये जीवेन से मिली तब भी वह इसे ठीक नहीं कर सकी। यही कारण था कि आखिरकार उसने ये जीवेन के सामने समर्पण करना चुना। मूल रूप से ये जीवेन की ताकत के साथ उसके लिए हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल के साथ कोई भी संपर्क बनाना मुश्किल होगा। हालांकि उस लड़ाई ने वास्तव में उसकी जीवटता को ठेस पहुंचाई थी। इसलिए जब उसने ये जीवेन को सर्वोच्च पैतृक प्रतीक दिया तो उसने उसे लापरवाही से इसका उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। वह अपनी सर्वोच्च स्वर्गीय आदरणीय शक्ति के साथ सर्वोच्च पैतृक तावीज के सम्मिलन राज्य का भी सामना नहीं कर सकी। ये जीवेन की शक्ति की तो बात ही छोड़ दे। शुरुआत में ये जीवेन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि वह अब इसमें निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। ये जीवेन की छवि हमेशा एक सौम्य और शिष्ट युवा व्यक्ति की थी। हालांकि इस समय उनकी त्वचा लाल हो गई थी। उसके शरीर के अंदर की रक्त वाहिकाएं फट गई थी। उसके रोमछिद्रों से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी थी। यहाँ तक कि मौलिक अराजकता ऊर्जा भी नष्ट हो गई थी। भयानक, वह एक जानवर की तरह लग रहा था जो अपने पिंजरे से आजाद होने वाला था। यह उनका वर्तमान स्वरूप था। उस पर बस एक नजर ही बेहद भयानक एहसास देने के लिए काफी थी। जिस क्षण यह आभा प्रकट हुई, इसने सन सिटी लॉर्ड और स्कारलेट सर्प दानव वेनेरेट को सचेत कर दिया, जो अभी भी सन सिटी में लड़ रहे थे। ये सिर्फ वे दोनों नहीं थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय पूज्यों ने भी इसे महसूस किया। चूंकि वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश से बहुत दूर थे, स्वर्गीय आदरणीय लोग फॉर्चून डिवाइन राजवंश की तरह एक नजर से अनगिनत दुनियाओं को देखने में असमर्थ थे। हालांकि वे अभी भी प्रारंभिक अराजकता से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकते थे। एक पल में जो आभा फूटी उसने उनके दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया। क्या तमाशा चल रहा है? स्वर्गीय पूज्यों का भी यही विचार था। प्रारंभिक अराजकता में वे नहीं जानते थे कि यह क्या था। किसी को पता होना चाहिए कि अनंत आदिम अराजकता में अनंत खतरे भी थे।
कई कानून जो एक स्थिर दुनिया में प्रतिबिंबित हो सकते थे वे बस अशांत थे और प्रारंभिक अराजकता में प्रतिबिंबित नहीं हो सकते थे। भयानक कानून के तूफान, अंतरिक्ष के टुकड़े, समय के क्रिस्टल और अराजक जानवर आदिम अराजकता में हर जगह देखे जा सकते थे। वे आदिम अराजकता की इच्छा से पैदा हुए थे। कुछ स्वर्गीय पूज्यों के समान शक्तिशाली थे, जबकि कुछ सम्राट लॉर्ड्स के समान कमजोर थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सबसे भयानक थे। यहाँ तक कि भयानक जानवर भी थे जो फॉर्चून गॉड लॉर्ड जैसे विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकते थे। यह भयानक और हिंसक आभा उन्हें भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। इसका कोई गुण या युग नहीं था। ये बिल्कुल हिंसक, भयानक और शक्तिशाली था। यहाँ तक कि सन सिटी में स्वर्गीय पूज्य लोग भी येज़िविन के शरीर से सर्वोच्च पैतृक प्रतीक ऊर्जा को फूटते हुए महसूस कर सकते थे। मून सिटी लॉर्ड की तो बात ही छोड़ दे। वह येज़िविन के पास पहुंचा ही था कि उसे लगा कि उसका सामना एक ऐसे जानवर से हुआ है जो अभी अभी अपने पिंजरे से बाहर निकला है। वह तुरंत सतर्क हो गया। मूल रूप से उसे येज़िविन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब तक उसने येज़िविन को पकड़ लिया, उसके लिए येज़िविन को मारना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि जैसे ही उसने येज़िविन को पकड़ा, उसे खतरे का अत्यधिक एहसास हुआ। ये किसी जानवर द्वारा पीछा किए जाने का एहसास था। कई वर्षों से उसे खतरे का इतना तीव्र एहसास नहीं हुआ था। वह कई वर्षों तक एक उच्च और शक्तिशाली शिखर स्वर्गीय पूज्य रहे थे। वह शीर्ष 10 सिटी लॉर्ड्स में से एक भी थे। उन प्राचीन युगों को शामिल करते हुए ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके लिए घातक खतरा पैदा कर सकते थे। ऐसी अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मध्य साम्राज्य ने भी, जिसने उसे सील कर दिया था, उसे ऐसा एहसास नहीं हुआ। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह मध्य साम्राज्य से कमजोर है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे मध्य साम्राज्य के गति कानूनों द्वारा नियंत्रित किया गया था। विशुद्ध रूप से उसकी अपनी जादुई शक्ति के आधार पर एक मध्य साम्राज्य उससे अधिक मजबूत नहीं होगा। हालांकि येज़िविन अलग थी। दायरे के संदर्भ में येज़िविन अभी भी कुछ भी नहीं था। उनकी राय में, यहाँ तक कि जिस भौतिक खेती पर येज़िविन को इतना गर्व था, उससे भी निपटा जा सकता था। आखिरकार दायरे में अंतर बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि हर चीज को नजरअंदाज कर सकता था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति येज़िविन की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। लेकिन अब ये सारे फायदे बेकार थे। येज़िविन की आंखों में एक प्रकार की भयावह ठंडक के साथ साथ एक प्रकार की भयानक और हिंसक शक्ति भी उभर आई। ये शक्ति अकेले ही उसके सभी लाभों की भरपाई कर देती है। उसे अपनी पीठ पर केवल रोंगटे खड़े हो रहे थे, मानो उसका सामना किसी अद्वितीय राक्षस से हो गया हो। वुज़ून, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? मून सिटी लॉर्ड ने बेहोश होकर कहा। हालांकि उसे बेहद भयानक खतरा महसूस हुआ, फिर भी वह अपना आचरण बरकरार रखना चाहता था। उनकी राय में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां उन्हें येज़िविन से लड़ना पड़े। भले ही उसे येज़िविन के शरीर में भयानक शक्ति का एहसास हो, यह कोई अपवाद नहीं होगा। येज़िविन बस मुस्कुरा दी। उसे लगा कि उसके शरीर में न केवल शक्ति बढ़ रही है, बल्कि वह और अधिक भयानक भी होती जा रही है। वह फटने ही वाला था। ज्यादा समय नहीं है, चलो इसे जल्दी खत्म करें। मून सिटी लॉर्ड येज़िविन के शब्दों में बेकाबू अत्याचार को महसूस कर सकता था। वह व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका और बोला, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने अपने कौशल को इस हद तक बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन ये बेकार है। जो शक्ति साधना से प्राप्त नहीं होती वह आखिरकार साधना से प्राप्त नहीं होती। आप ऐसा कर सकते हैं, एक पल के लिए बहादुर बनो, लेकिन तुम अनंत काल की नींव नहीं बन सकते। क्या तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लगा जब तुमने मेरे बेटे और मेरे अधीनस्थों को मार डाला? अब तुम्हारे लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मून सिटी लॉर्ड ने अंततः अपनी अंतिम तकनीक लॉन्च की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह येज़िविन के राज्य को कितना हेय दृष्टि से देखता था, वह सहज रूप से महसूस कर सकता था कि येज़िविन का राज्य कितना खतरनाक था। वह वास्तव में इसे कैसे जाने दे सकता था?
एक पल में पूरी अव्यवस्था में अनगिनत विशाल पत्थर की पट्टियां प्रकट हो गईं। ये पत्थर की गोलियां अराजकता में बदल गईं और ये ज़िवेन को घेर लिया। वे सचमुच विशाल थे और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वे तारों से भरे आकाश में चमकते सितारों की तरह थे और ये ज़िवेन सितारों के बीच चंद्रमा था। प्रत्येक पत्थर की पट्टिका पर अकल्पनीय धर्मग्रंथ उत्कीर्ण थे। पत्थर की पट्टियों के नीचे नरक थे और यह ज्ञात नहीं था कि उन नरकों में कितने राक्षस देवता दबे हुए थे। ये वह तकनीक थी जिसका उपयोग मून सिटी लॉर्ड ने मध्य स्वर्गीय आदरणीय से निपटने के लिए किया था। हालांकि मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने इसे आसानी से तोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह तकनीक भयानक नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन को अब महसूस हो रहा था कि इन पत्थर की गोलियों से बनी विशाल संरचना कितनी भयानक थी। यह एक यादृच्छिक लेआउट की तरह लग रहा था, लेकिन इसमें एक प्रकार का शानदार दांव शामिल था। इसने ये ज़िवेन को दबाने के लिए महान दांव की शक्ति का इस्तेमाल किया। इन स्तंभों के नीचे अनगिनत राक्षसी देवताओं का कब्रिस्तान था। प्राचीन काल से लेकर अब तक के अनगिनत विशेषज्ञ आदिकालीन अराजकता में दबे हुए थे। वे तारों से भी बड़े थे, अनगिनत बाधाओं और संरचनाओं में जुड़े अंतहीन उतार चढ़ाव। कोई बात नहीं, क्या आपके पास जिस प्रकार की शक्ति है, आप मेरे मून स्टेल और मून जेल द्वारा बनाई गई महान संरचना से बच नहीं सकते। ये बेकार है, भले ही आपके पास एक मध्य स्वर्गीय पूज्य की गति हो। मून सिटी लॉर्ड ने उदासीनता से कहा। यह उनकी तकनीक थी और यह कमजोर नहीं थी। एक मध्य स्वर्गीय पूज्य से हारना सिर्फ एक दुर्घटना थी। इस बार वह ये ज़िवेन को दबाना चाहता था और उसे चंद्रमा जेल में राक्षसों में से एक में बदलना चाहता था। वह चाहता था कि ये ज़िवेन उसकी अपनी शक्ति बन जाए और उसका उपयोग किया जाए। गर्जन, चंद्रमा कारागार से अनगिनत क्रोधित दहाड़े फूट पड़ी। ये राक्षसी देवताओं की क्रोध भरी दहाड़े थी। उनमें से कुछ अभी भी जीवित थे और अकल्पनीय स्तर तक शक्तिशाली थे। कुछ लोग पहले ही मर चुके थे और प्रतिशोधी आत्माओं में बदल गए थे जिन्होंने एक क्षेत्र पर शासन किया था। मून स्टेल, यह मून स्टेल है। ये ज़िवेन को महसूस हुआ कि उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। उसके शरीर की शक्ति को दबाया नहीं जा सका और वह फूटने वाली थी। ये चंद्रमा का स्टेल था जिसे मध्य स्वर्गीय पूज्य ने आसानी से तोड़ दिया था। यह मध्य स्वर्गीय पूज्य के सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। ये अदृश्य उतार चढ़ाव तेज ब्लेड की तरह थे। अगर ये ज़िवेन ने थोड़ा सा भी हिलने की हिम्मत की तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। यह एक अजीब दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो ये ज़िवेन भी अंदर फंस गई हो। चंद्रमा के प्रत्येक स्तंभ की सतह पर अनगिनत धर्मग्रंथ खुदे हुए थे। अब धर्मग्रंथ एक के बाद एक बाहर आने लगे थे। फिर उन्होंने हवा में आकार ले लिया। उन्होंने अनगिनत आदिम अराजकता को दूर कर दिया और एक पिंजरे में तब्दील हो गए। वे ये ज़िवेन को वैसे ही वश में करना चाहते थे जैसे उसने अन्य शैतान देवताओं को वश में किया था। हालांकि इस समय ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। ये ज़िवेन के शरीर में अचानक से शक्ति उभर आई, बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह जो अपने पिंजरे से आजाद हो गया हो। असीम शक्ति उफनते समुद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। बूम! एक गगनभेदी गर्जना हुई और ये ज़िवेन के शरीर पर डाला गया दबाव पूरी तरह से गायब हो गया। यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी, न ही यह कोई नामात्र का नियम था। उसने जबरदस्ती तोड़ने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा पर भरोसा किया था। तभी उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ी जो आसमान से उतरकर चला आया था। ये पहली बार था जब उसने मून सिटी लॉर्ड जैसे सर्वोच्च स्वर्गीय पूज्य के साथ युद्ध किया था। बूम! ये ज़िवेन के शरीर से शक्ति फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर सुनहरा और चमकदार था और सभी प्रकार के कानून रिबन में बदल गए जो हवा में नाच रहे थे। यह महान पथ के बारे में उनकी विभिन्न समझ थी और ये सभी उनके आसपास प्रकट हुई। पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी।
ये जिवेन ने एक मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी की गति सीधे अराजकता में चली गई, जिससे पूरी अराजकता खत्म हो गई। मुट्ठी की शक्ति बाहर निकली और अंतहीन अराजकता को चूर्ण में बदल दिया। ये जिवेन इस समय बेहद खतरनाक हो गया था। उसने अपने शरीर में अत्यधिक और हिंसक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अपनी सभी जादुई शक्तियों और मार्शल तकनीकों का उपयोग किया था। टकराना, टक्कर की गगनभेदी आवाज हुई। जैसे ही पिंजरा गिरा, ये जिवेन ने उसमें छेद कर दिया। पूरा पिंजरा टूट गया और आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गया, जो पूरे आकाश में बिखर गया। यहाँ तक कि मून सिटी लॉर्ड के दिव्य निशान भी धीरे धीरे धुंधले हो गए। यद्यपि पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों की शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी, लेकिन इतनी शक्ति के साथ विस्फोट करने और मून सिटी लॉर्ड के हमले को लापरवाही से तोड़ने का कारण अंतहीन ऊर्जा थी। हिंसक, प्रत्यक्ष और अजेय। मून सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ी गंभीर हो गई जब उसने देखा कि उसका हमला ये जिवेन के मुक्के से बिखर गया था। हालांकि ये थोड़ा गंभीर था, उनकी नजर में उन्होंने अभी भी ये जिवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। गुजून, तुम बहुत बुरे नहीं हो। हालांकि कुछ लोगों के सामने तुम्हारे तरीके बिल्कुल बेकार हैं। मेरे सामने, जिसने विश्व मूल स्रोत को समझ लिया है, तुम्हारे सभी तरीके सिर्फ एक मजाक हैं। मून सिटी लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही मून सिटी लॉर्ड की आवाज गिरी, एक मून स्टेल सीधे गिर गया। वह एक पल में और भी बड़ा हो गया, मानो कोई दुनिया वहीं गिर पड़ी हो। इस मून स्टेल के भीतर ये जिवेन के सामने एक विशाल मून जेल दिखाई दी। अनगिनत राक्षस उसमें से निकलकर ये जिवेन की ओर दौड़ पड़े। एक के बाद एक वे खुलते गए जिवेन को निगलने के लिए उनके खूनी मुंह। इन दानव देवताओं की नजर में, जो अनगिनत वर्षों से दबे हुए थे और पहले से ही थोड़े भ्रमित थे, ये जिवेन, जिनकी जीवन शक्ति समुद्र की तरह तेज थी, सबसे अच्छा भोजन था। ये जिवेन निडर थी। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि चंद्रमा का तारा कितना भयानक था। चंद्रमा के स्तंभ ने प्राचीन काल से अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं का दमन किया था। इसे एक परम गुप्त तकनीक कहा जा सकता है। हालांकि वह डरे नहीं। उसने अपनी बाहें फैला दी और उसकी बाहों से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। महान पथ के नाम शास्त्रीय नियमों के तार बह निकले, जिससे उसकी भुजाएं अधोगति में चली गईं। 3000 मार्शल पथ अराजकता को तोड़ते हुए हल्के से पहचाने जाने योग्य थे। बूम! जैसे ही ये जिवेन ने दोनों मुक्कों से मुक्का मारा, जोर से फाड़ने की आवाज आई। उसकी मुट्ठियां 2 गर्जन वाले सुनहरे ड्रैगन की तरह थीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी की दृढ़ता और यांग का प्रतिनिधित्व करती थी। सारी व्यवस्था और सारी बुराई दबा दी गई। 2 सुनहरे ड्रैगन उन दानव देवताओं के बीच में घुस गए। मध्य स्वर्गीय गुरु द्वारा चंद्रमा के स्टेल को नष्ट करने और चंद्रमा जेल को नष्ट करने का दृश्य आज फिर से प्रकट हुआ प्रतीत होता है। हालांकि ये जिवेन की लड़ाई शैली और भी अधिक हिंसक थी। मध्य स्वर्गीय मास्टर ने भयानक विनाशकारी शक्ति लाने के लिए अपनी सर्वोच्च गति पर भरोसा किया, जबकि ये जिवेन ने अपनी राजसी और हिंसक ऊर्जा पर भरोसा किया। बूम बूम बूम! लगभग एक ही पल में चंद्रमा जेल द्वारा दबाए गए वे दानव देवता, जो 2 सुनहरे ड्रैगन के करीब थे, सभी राख में बदल गए। उनका मांस और खून फट गया और अफरा तफरी में बिखर गया। वे जहां भी गुजरे पूरी तरह बह गए। इस सब का वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन यह वास्तव में एक पल में ही घटित हो गया। वे दसियों हजार दानव देवता जो नीचे आए थे, वे सभी राख में बदल गए थे, और ये जिवेन की मुट्ठियां सीधे चंद्रमा के स्टेल पर लगी। बूम! हालांकि ये जिवेन ने रास्ते में अनगिनत राक्षस देवताओं को नष्ट कर दिया था, फिर भी उसकी मुट्ठी की शक्ति कम नहीं हुई थी। वे सीधे चंद्रमा के स्तंभ से टकराते हैं। बस चंद्रमा के स्टेल की सतह पर लहरों की लहरें दिखाई दी। वे पानी की सतह की तरह कोर के रूप में ये जिवेन की मुट्ठी के साथ फैल गए, और धातु सिकाडा की आवाज भी सुनी जा सकती थी। ये चंद्रमा के स्टेल की सुरक्षा थी। उनके धर्म ग्रंथ बहते पानी की तरह बहने लगे, जिससे एक सुरक्षात्मक अवरोध बन गया जिसने चंद्रमा के स्टेल की रक्षा की। हालांकि शास्त्रों द्वारा बनाई गई यह सुरक्षात्मक बाधा केवल एक क्षण के लिए ही टिकी रही।
इससे पहले कि यह अचानक टूट गई और चंद्रमा के स्टेल पर जोरदार प्रहार किया। बजना। चंद्रमा का तारा पत्थर का बना प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ये किसी अज्ञात सामग्री से बना था। ये बेहद मजबूत था, हालांकि यह मजबूती केवल एक पल के लिए ही रही। ये ज़िवेन ने केवल एक हल्की सी खर्राटे निकाली और उसकी बाहों से एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। बूम! अंततः चंद्रमा का स्टेल अधिक समय तक टिक नहीं सका और वह मौके पर ही टूट गया। चंद्रमा का ये स्टेल, जो अनगिनत दानव देवताओं को दबा सकता था, अंततः ये ज़िवेन को दबाने में असमर्थ था। ये ज़िवेन ने सभी बंधनों को तोड़ने और सब कुछ दबाने के लिए केवल अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया था। इस सब से ये ज़िवेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर हिल रहा था और उसका खून उबल रहा था। इस समय उसकी हड्डियों में युद्ध जैसे जीन जाग गए और पूरी तरह से फूट पड़े। यह उन्मत्त शक्ति हर क्षण उसकी युद्ध भावना को उकसाती रहती थी। मून सिटी के सिटी लॉर्ड को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उनका स्टेल ऑफ द मून अप्रत्याशित रूप से ये ज़िवेन को दबाने में असमर्थ था। ये ज़िवेन के शरीर से निकलने वाली हिंसक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। अपने स्तर पर भी वह अभी भी ऊर्जा की इस मात्रा से चौंक जाएगा। हालांकि वह चिंतित नहीं था। वह ये कैसे नहीं देख सका कि यह कम समय में उसकी लड़ने की ताकत बढ़ाने का एक तरीका था। ये शीवेन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। यदि उसने स्वयं को विकसित नहीं किया तो अंततः वह स्वयं को विकसित नहीं कर पाएगा। एक विचार के साथ चंद्रमा का एक और तारा टूटकर नीचे आ गिरा। उसी समय जब ये शीवेन ने चंद्रमा के एक स्टेल को नष्ट किया था, दूसरा स्टेल नीचे गिर गया। चंद्रमा के स्टेल की अभी भी अनंत संख्या थी और उन सभी को नष्ट करना असंभव था। यहाँ तक कि समान स्तर के विशेषज्ञों को भी उसके द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये ज़िवेन जैसे किसी व्यक्ति को तो छोड़ ही दे, जिसने जबरन अपनी ताकत बढ़ाई थी सिबोच पैतृक प्रतीक की सहायता से। जब तक समय था, ये ज़िवेन को कोई कदम उठाने की जरूरत भी नहीं थी। ये ज़िवेन बिना किसी लड़ाई के ढह जाएगा। जब दूसरा स्टेल गिरा तो ये ज़िवेन को चंद्रमा शहर के सिटी लॉर्ड के विचारों को समझ में आया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड वास्तव में लड़ने के अनुभव से समृद्ध थे और उन्होंने अपनी कमजोरी को लगभग तुरंत ही समझ लिया था। उसका शरीर हर पल एक भयानक चीर फाड़ से पीड़ित हो रहा था और उसके पास कोई कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल एक कदम उठाने और अपनी कुछ ऊर्जा जारी करने से ही वह थोड़ा बेहतर महसूस करेगा। हालांकि इस समय उनके पास इन बातों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। दूसरा स्टेल पहले ही गिर चुका था और तीसरा स्टेल भी स्पष्ट गति से गिर रहा था। चंद्रमा के बहुत सारे स्टेल थे और वे लगभग आकाश में विशाल सितारों की तरह थे। उन सभी को नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं था और वे बारिश की बूंदों की तरह ये ज़िवेन की ओर गिरते हुए गिरे। गर्जन। ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ निकाली और उसके शरीर के चारों ओर कई अजीब घटनाएं दिखाई दी। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां, आकाश, पृथ्वी और तारे आपस में मिलकर एक संसार बनाते हैं। उसकी मुट्ठियां फिर से खुल गईं और वे दो सुनहरे ड्रैगन की तरह आगे की ओर झपटे। बूम बूम बूम। जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी और प्रत्येक विस्फोट के साथ एक चांद की गोली मौके पर ही फट गई। ये ज़िवेन एक खजाने वाले ड्रैगन की तरह बहादुर और अजेय था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इसके विपरीत वह उन चंद्रपटियों के बीच में घुस गया और लड़ने लगा। चंद्रमा के अनगिनत स्टेल उसकी मुट्ठियों से नष्ट हो गए और असंख्य दानव देवता उसकी मुट्ठियों से मारे गए। उसके अधीन लगभग कोई नहीं था। दूरी में चंद्रमा शहर का सिटी लॉर्ड बेहद उदासीन था और जब उसने ये दृश्य देखा तो वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। चंद्रमा के प्रत्येक स्टेल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। वह नहीं जानता था कि उसने मून सिटी के इन स्टेल्स को परिष्कृत करने में कितने साल बिताए हैं। वह नहीं जानता था कि इतने वर्षों में उसने कितने दानव देवताओं का दमन किया है। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। क्या चंद्रमा के स्टेल को इतने वर्षों तक परिष्कृत करने का उद्देश्य यह नहीं था कि ऐसे अवसरों पर उनका उपयोग किया जा सके?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मजबूत शत्रुओं को मारने के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम होना। इस समय ये ज़िवेन उसके दिल में एक वास्तविक मजबूत दुश्मन बन गया था। हालांकि ये ज़िवेन ने इसे हासिल करने के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा किया था, लेकिन ये खतरा वास्तविक था। कम से कम ये ज़िवेन इस समय एक बड़ी मुसीबत थी और उसे इसे हल करने का एक रास्ता खोजना था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये ज़िवेन अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर था, भले ही वह अभी भी अजेय दिख रहा था। ये ज़िवेन की त्वचा की सतह फटने लगी थी और खून अनियंत्रित रूप से बह रहा था। हालांकि उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली पवित्र उपचार तकनीक का अभ्यास किया था, लेकिन वे मुश्किल से थोड़ा ही ठीक हो सके और अपनी चोटों को बिगड़ने से नहीं रोक सके। इस मामले में उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और ये ज़िवेन अपने ही हाथों मर जाएगा। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि उनकी दृष्टि कितनी तीव्र थी। उनका शुरुआती विचार बिल्कुल भी गलत नहीं था। आश्चर्यचकित न हो और अजीब से पराजित न हो। टकराना। ये ज़िवेन की विस्फोटक मुट्ठी ऊर्जा ने एक बार फिर से एक स्टील को टुकड़ों में तोड़ दिया। इनमें से प्रत्येक स्टील सरल नहीं था और उन्हें तोड़ने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि ये कुंजी नहीं थी। इसके बजाय ये तथ्य था कि चंद्रमा के इन स्टीलों की संख्या बहुत अधिक थी। ये लगभग अंतहीन था। ये ज़िवेन ने अभी अभी चंद्रमा के अनगिनत स्टील तोड़े थे, लेकिन वह अभी भी अंत नहीं देख सका था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से थककर मर जाएगा। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पहले से ही चिथड़े चिथड़े हो चुका है। यदि स्वर्गीय आदरणीय के शरीर की शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता और चमत्कारी फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक नहीं होती, तो उनका शरीर बहुत पहले ही फट गया होता। यहाँ तक कि उनके जैसा शक्तिशाली शरीर भी सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की हिंसक ऊर्जा का सामना नहीं कर सका। एक साधारण स्वर्गीय आदरणीय आधे समय तक भी जीवित नहीं रह पाएगा, और यह उनके लिए बिना दफनाए मरने के लिए पर्याप्त होगा। आखिरकार उधार ली गई शक्ति केवल उधार की शक्ति है, न कि सही तरीका। झगड़ा करना। ये ज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए और उसके शरीर में खून और भी तेजी से बढ़ने लगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। ये ज़िवेन ने अपनी सारी क्यूई जुटाई। खून बढ़ती हुई ऊर्जा भी एक साथ बढ़ी और विस्फोटित हुई। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। ये ज़िवेन आखिरकार टूट गया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति यूनिवर्स क्रिएशन पाम में केंद्रित कर दी। इस हथेली ने लगभग स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को एक साथ एकत्रित कर लिया। फिर ये भयंकर रूप से पलट गया और अचानक ढक गया। ये सबसे मजबूत यूनिवर्स क्रिएशन पाम था जिसे ये ज़िवेन ने अब तक जारी किया था। इस हथेली ने संपूर्ण आदिम अराजकता को हिलाकर रख दिया। इस हथेली के अस्तित्व का एहसास हर कोई कर सकता था। ये वो स्थिति थी जो दुनिया को एक हथेली से हिला सकती थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही ये तार नीचे आया, अनगिनत मील के दायरे में अराजकता पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसने सीधे एक क्षेत्र को नष्ट कर दिया। शुरुआती बिंदु के रूप में ये ज़िवेन का मुख्य शरीर और इस क्षेत्र का अंतिम बिंदु कोई और नहीं बल्कि मून सिटी लॉर्ड था। ये ज़िवेन ने इस हथेली का उपयोग सीधे चंद्रमा के स्टेल को दूर करने की कीमत के रूप में किया जो उसके सामने अवरुद्ध था। इस तार की कीमत के रूप में उसके शरीर के कुछ और हिस्से फट गए। हालांकि एक सांस में इतनी हिंसक शक्ति को इकट्ठा करने की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी और वह यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन उसके शरीर को होने वाली क्षति भी कई गुना बढ़ गई थी। अचानक उनकी चोटें बहुत अधिक गंभीर हो गई थी और उनके टिकने का समय और भी कम हो गया था। हालांकि चूंकि वह अब तक पहले ही संघर्ष कर चुका था, इसलिए वह समझ गया कि बहुत लंबे समय तक टिके रहना व्यर्थ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी देर तक कायम रहा, अंततः उसे मून सिटी के सिटी लॉर्ड द्वारा मार दिया जाएगा। वास्तव में वह बेदाग मारा भी जा सकता है। उसके जीवित रहने का एकमात्र तरीका जवाबी हमला करना और मून सिटी के सिटी लॉर्ड को गंभीर रूप से घायल करना या यहाँ तक कि उसे मार देना था।
चूंकि जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था, स्वाभाविक रूप से उसे बाहर जाना पड़ा। इस समय उसके सिवाय कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता था। क्या जब फुल मून सिटी लॉर्ड ने सोचा कि वह ये जीवेन को फंसाकर उसे मौत के घाट उतार देगा, तो ये जीवेन के हमले ने वास्तव में सीधे उसकी ओर एक रास्ता बना दिया। ये जीवेन मध्य स्वर्गीय आदरणीय से भिन्न थे। मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी भयानक गति पर भरोसा किया था और बिजली की गति से ये जीवेन के सामने पहुंचे थे। हालांकि ये जीवेन ने अपने रास्ते में आने वाले सभी चंद्रमाओं को हटाने के लिए अपनी क्रूर ताकत का इस्तेमाल किया था। उनके तरीके अलग अलग थे, लेकिन उनके परिणाम एक जैसे थे। मून सिटी के सिटी लॉर्ड, अब आप कहां छिप सकते हैं? ये जीवेन की आवाज अभी भी दूर थी, जैसे वह अभी भी करीब नहीं थी। हालांकि पलक झपकते ही वह पहले ही मून सिटी लॉर्ड के सामने पहुंच चुका था। मून सिटी लॉर्ड हैरान रह गए। ये जीवेन पहले ही उसके सामने दौड़ चुकी थी। हालांकि वह बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने सैकड़ों युद्धों का अनुभव किया था। ये जीवेन उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रकट हो मून गेट। इसी समय उनके सामने एक विशाल पोर्टल प्रकट हुआ। ये पोर्टल आसमान से गिरा, लेकिन उसकी ओर नहीं टूटा। इसके बजाय ये सीधे उसके सामने रुक गया। बस ये दरवाजा ही सैकड़ों हजारों मीटर ऊंचा था। आम लोग अपनी आंखों से पूरा दरवाजा नहीं देख पाएंगे। इस दरवाजे ने पूरी आदिम अराजकता को दो हिस्सों में काट दिया था। एक आधा उसकी दुनिया थी और दूसरा आधा ये जीवेन की दुनिया थी। यह एक दुर्जय अंतर था। ये जीवेन के पीछे से अनगिनत चंद्रमा स्टेल उड़ गए और बेरहमी से उसकी ओर टूट पड़े। ये जीवेन के यूनिवर्स क्रिएशन पाम का महत्व खत्म हो जाएगा अगर वे उसे पकड़ लेंगे। फिर वह एक बार फिर चंद्रमा स्टेल के अंतहीन घेरे में गिर जाएगा। हम गुजून, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ सिर्फ इसलिए जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ चालें हैं? मून सिटी लॉर्ड ने व्यंग किया। भले ही तुम अपनी सारी तरकीबें इस्तेमाल कर लो, फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। मून सिटी लॉर्ड आत्मविश्वास से भरपूर था। यह मून गेट उसका सबसे मजबूत बचाव था। उसके सामने यह एक साधारण बचाव प्रतीत हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बजाय इसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में काट दिया। दोनों स्थान पूरी तरह से अवरुद्ध थे और वहां से गुजरना संभव नहीं था। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय गुरु भी विभाजित स्थान से आधे में कट जाएगा। इसे प्राकृतिक खाई कहा जा सकता है। यहाँ वह पूरी तरह से सुरक्षित थे। कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। यह उसकी सारी जादुई शक्तियों का असली चेहरा था। चंद्रमा के स्टेल ने मजबूत दुश्मनों को मार डाला और चंद्रमा द्वार ने अपनी सुरक्षा की रक्षा की। इसे अपराध और बचाव का संयोजन कहा जा सकता है। बात सिर्फ इतनी थी कि जब उसने सामना किया था तो उसने इसका उपयोग नहीं किया था। मध्य स्वर्गीय गुरु ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बहुत घमंडी था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला था। मध्य स्वर्गीय गुरु की गति बहुत तेज थी। यह इतना तेज था कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। मिडिल हेवनली मास्टर द्वारा सीधे सील किए जाने से पहले उन्हें मून गेट का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला था। यही कारण है कि मून सिटी लॉर्ड ने कहा था कि मून सिटी लॉर्ड को रोक दिया गया था। मध्य स्वर्गीय गुरु की गति बहुत तेज थी। उसके जैसे व्यक्ति के लिए जो विजय पाने के लिए जादुई शक्तियों पर भरोसा करता था, ये निस्संदेह सभी शत्रुओं की शत्रुता थी। चाहे उसके पास कितनी ही युक्तियां और जादुई शक्तियां हों, यदि वह उनका उपयोग नहीं कर सका तो ये बेकार थी। हालांकि उनकी आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति अचानक थम गई। टपक टपक टपक, उसके चेहरे से खून की बूंदें टपक पड़ी। उनका शरीर, जिसे अविनाशी कहा जाता था, वास्तव में घायल हो गया था। उसके सामने एक लंबी कृपाण अनजाने में उसके पास आ गई थी। तेज कृपाण आभा ने उसके स्वर्गीय पूज्य शरीर को उससे 3 इंच दूर घायल कर दिया था। एक लंबा ब्लेड उसके मून गेट, जिसे अजेय कहा जाता था, को तोड़कर उसके सामने आ गया था। वास्तव में यदि मून गेट की रुकावट न होती तो ये ब्लेड उसके सिर में छेद करने के लिए पर्याप्त होता। ये कैसे संभव है?
उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब से उसका चंद्रमा का द्वार बना है, तब से इसे कभी नहीं तोड़ा गया है। हालांकि उसके स्तर पर वास्तव में ऐसे लोग थे जो उसे चंद्रमा के द्वार का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते थे, लेकिन वे फीनिक्स पंख और किलिन सीन के समान दुर्लभ थे। हालांकि रेवर्ड मार्शल आर्टिस्ट का नाम निश्चित रूप से उस सूची में नहीं था। वह व्यक्ति मात्र एक कनिष्ठ था जिसने कुछ ही वर्ष पहले ज्ञान प्राप्त किया था। हे, क्या तुम सच में अपने मून गेट को लेकर इतने आश्वस्त हो? मून गेट के दूसरी ओर ये ज़िवेन हंसे। उसके हाथ में गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई से बना लंबा ब्लेड पूरी तरह से मून गेट में धंस गया था। वास्तव में मून गेट वास्तव में मून सिटी के सिटी लॉर्ड की सबसे मजबूत सुरक्षा के योग्य था। ये कहा जा सकता है कि ये ज़िवेन ने इतने सालों में इससे अधिक भयानक बचाव नहीं देखा था। इसे तोड़ने के लिए उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी होगी, भले ही उसने चंद्रमा स्टेल के हस्तक्षेप के बिना उस पर बमबारी करने के लिए सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की शक्ति का उपयोग किया हो। उस स्थिति में वह बहुत पहले ही पहल खो चुका होता। सबसे अच्छा तरीका ये था कि मध्य स्वर्गीय मास्टर की तरह बने और उसे तोड़ने के लिए गति का उपयोग करे, उसे चंद्रमा गेट का उपयोग करने का अवसर न दे। हालांकि ये ज़िवेन की राय में मिडिल हेवनली मास्टर की योग्यता के साथ उसकी अद्वितीय गति एक झटके में मून गेट को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। विश्व की मार्शल आर्ट में केवल गति ही अटूट एवं अविनाशी थी। मध्य स्वर्गीय गुरु के पास ये दोनों थे। वह शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता? हालांकि ये ज़िवेन का अपना तरीका था, जो इसे एक झटके में तोड़ने के लिए गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई से बने लंबे ब्लेड का उपयोग करना था। तुम्हारा वह कृपाण किस चीज से बना है? भले ही वह दाव कलाकृति हो, मेरे चंद्रमा द्वार को तोड़ना असंभव है। मून सिटी लॉर्ड की आंखें पूरी तरह अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर खून का निशान धीरे धीरे ऊपरी दाएं कोने से निचले बाएं कोने तक गहरा होता गया। अगर वह और करीब होता तो उसका पूरा सिर वहीं कट जाता। मून सिटी लॉर्ड के लिए, जो अभी अभी इतना आश्वस्त था, ये निस्संदेह चेहरे पर एक तमाचा था। इस ब्लेड में एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह भी डरता था। जब उन्होंने पहले मारपीट की थी तो वह गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई द्वारा पहले ही घायल हो चुका था। बात सिर्फ इतनी थी कि उस समय ये ज़िवेन ने अपनी सारी ताकत केवल उसकी त्वचा को तोड़ने और खून की कुछ बूंदें खोने के लिए लगाई थी। यह उतना भयावह नहीं था जितना अब था। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि गेंग मेटल की पैट्रिक क्यूई कितनी शक्तिशाली थी। ये गेंग मेटल युग की उत्पत्ति में से एक था। हालांकि इसका आकार अभी बाकी था, इसकी शक्ति निर्विवाद थी। ये ज़िवेन के मौजूदा कौशल के साथ वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में असमर्थ था। अब वह अंततः गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई की शक्ति को उजागर करने और मून गेट को तोड़ने के लिए अपने शरीर में सर्वोच्च पैट्रिक प्रतीक की हिंसक शक्ति पर भरोसा कर रहा था। उसने फिर से ये ज़िवेन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक लालची नजर थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये ज़िवेन के पास कई राज है। उनमें से हर एक दुनिया को हिला देने वाला था, चाहे वह यूनिवर्स क्रिएशन पाम हो या वह तकनीक जिसने उसकी ताकत को आसमान छूने दिया उस बिंदु तक जहां यह उसके अपने ब्लेड से तुलनीय था, या वह लंबा ब्लेड जो उसके मून गेट को विभाजित कर सकता था। उनमें से कोई भी उसके स्तर के स्वर्गीय गुरु को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उनमें से कोई भी उसकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता था। यदि वह तीनों को प्राप्त कर सका तो उसे ये भी विश्वास था कि वह शीर्ष स्वर्गीय गुरुओं में से एक बन सकता है। यहाँ तक कि अगर उसका सामना किसी मध्य स्वर्गीय गुरु से हो तो भी वह नहीं डरेगा और वह लड़ने में सक्षम होगा। वह एक मध्य स्वर्गीय गुरु को हराने और मारने में भी सक्षम हो सकता है। ये सोचते सोचते उसके मन का लालच अचानक फूट पड़ा। मूल रूप से उनकी राय में ये ज़िवेन को मारने से कोई लाभ नहीं होगा, न ही कोई लाभ होगा। वह सिर्फ अपने बेटे और अपने सबसे वफादार अधीनस्थों का बदला लेना चाहता था। लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। ये ज़िवेन को मारने के बाद उसे भारी लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। जैसे ही मून सिटी लॉर्ड के दिमाग में अनगिनत विचार आए, उनके सामने का मून गेट इंच दर इंच ढहने लगा।
वह स्थान जहां येज़ेविन की गेंद मेटल पैट्रिक क्यूई ने छेद किया था, वह पूरे मून गेट का मुख्य भाग था। हालांकि यह इसका सबसे मजबूत पक्ष भी था, इसी वजह से यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। गेंद मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई ने इसमें जबरदस्ती छेद कर दिया था, जिससे मून गेट का रखरखाव नहीं हो सका। क्रैक क्रैक। चंद्रमा के द्वार पर विभिन्न दरारें तेजी से एक घने मकड़ी के जाल की तरह दिखाई दी, जो चंद्रमा के द्वार पर खुद को उकेर रही थी। टकराना। एक और तेज आवाज हुई और चंद्रमा का द्वार टूट गया। मरना। चंद्रमा के द्वार को अपने ब्लेड से तोड़ने के बाद येज़ेविन ने जोर से दहाड़ लगाई। फिर वह मून सिटी लॉर्ड के सामने पहुंचा और अपनी मुट्ठी आगे की ओर उछाल दी। वह मून सिटी लॉर्ड को मारना चाहता था। तुरंत एक महान युद्ध छिड़ गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।